अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और यहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और क्योंकि हमने इतना कुछ पढ़ लिया है तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा क्वेश्चनिंग का सेशन इन्वॉल्व किया जाए। हमारी बुक का ही टेस्ट योरसेल्फ है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे, तो आए चलते हैं उसको सॉल्व करने। फर्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाई एंड हाउ कार्बन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कार्बन के ऑक्टेट की बात हुई है और कार्बन के ऑक्टेट की बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पे बेस करती है और यही चीज थी जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक्साइट करती है। कार्बन के ऑक्टेट की बात करते हैं जी। कार्बन हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जिस ग्रुप में प्रेजेंट है उसकी वजह से कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 एटॉमिक नंबर है और साथ ही साथ इसका जो एटॉमिक मास है वो है 12। तो समझ आ गया होगा आपको कि कौन सा ग्रुप नंबर है। ग्रुप नंबर है 14। ठीक है, 14 ग्रुप नंबर होने की वजह से कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये बातें क्यों बता रही हूँ मैं आपको ऑक्टेट कंप्लीट करवाने से पहले, उसकी रीजन ये है कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कोई भी एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेगा। कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स बना के, कुछ हैं जो कोवलेंट बना के करते हैं। तो कार्बन कैसे करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट, उसकी हम बात करेंगे। और कार्बन स्टूडेंट्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है कोवलेंट बॉन्ड बना के, जो कि कोवलेंट बॉन्ड कार्बन टू कार्बन भी बनाता है और साथ ही साथ ये कार्बन टू हाइड्रोजन भी बनाता है। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये दो तरह से बनते हैं, एक तो कार्बन टू कार्बन और दूसरा कार्बन टू हाइड्रोजन। सिर्फ इतना ही नहीं, कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू एनी अदर एलिमेंट ये हो सकते हैं। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट किस तरह होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है और कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है कि कार्बन के पास ऑलरेडी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पे आके किसी और एलिमेंट के साथ शेयर होते हैं ना, तो कार्बन का ऑक्टेट हो जाता है कंप्लीट। और कार्बन का जैसे ही ऑक्टेट होता है कंप्लीट, ये जो कंपाउंड्स बनते हैं इनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिस हैं और ये ऐसी बेसिस हैं कि हमारे पास, आप सबने याद रखना है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पे बिल्डअप हुई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी है 4, ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है और कार्बन प्रेफर करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए कि ये कोवलेंट बॉन्ड्स बना ले। इसी वजह से कार्बन का हो जाता है ऑक्टेट कंप्लीट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम कंपाउंड्स। अब कार्बन की लॉन्ग चेन्स बन रही हैं। सबसे पहले तो सोचें कि कार्बन की अगर लॉन्ग चेन्स बन रही हैं तो इस प्रॉपर्टी को कहते क्या हैं? कैटिनेशन। ठीक है, अब कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी उसमें आ रही है, लॉन्ग चेन बन रही है और उसके बाद इतने ज़्यादा कार्बन एटम कंपाउंड्स बन रहे हैं कि उनकी कोई लिमिट ही नहीं है, कैटिनेशन इंक्रीज ही हुए जा रही है। अब कार्बन की वो जिस प्रॉपर्टी की हमने बात करनी, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। कार्बन का जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है उसकी एनर्जी की हमने बात की थी, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, 355 किलो जूल पर मोल। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। दिस बॉन्ड इज रियली स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रेंथ ज़्यादा है। स्टेबल कंपाउंड बनता है कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग की वजह से, और जब स्टेबल कंपाउंड बनता है तो उसी वजह से क्या होता है कि आपके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी फॉलो होने लग जाती है, कार्बन टू कार्बन लिंकेज होती चली जाती है। क्योंकि कार्बन टू कार्बन लिंकेज में कार्बन के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं। कार्बन के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के अलावा साथ ही साथ इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो ये जितने मैंने आपके पास सामने बनाए ये लिमिट नहीं है, जितने मर्जी कार्बन एटम्स जोड़ते जाएं, कार्बन जुड़ते जाएंगे, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाते जाएंगे, ब्रांच चेन बना लेंगे, डिफरेंट तरीकों से बना लेंगे, लेकिन कार्बन अपने, क्योंकि ये बॉन्डिंग रोकता नहीं है कार्बन टू कार्बन एटम्स की, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी फॉलो होती है वो है कैटिनेशन। और कैटिनेशन के लिए 2 शर्तें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कंडीशन है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होना चाहिए और दूसरी कंडीशन है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो समझ में आया कि कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिस वजह से कार्बन इतने लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना लेता है। साथ ही साथ कार्बन की क्योंकि प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपने याद रखना है कि इन्हीं बॉन्ड्स के बाद आपके पास आइसोमर्स बनते हैं,
इन्हीं बॉन्ड्स में कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। मल्टीपल बॉन्डिंग हो सकती है, जिसमें हमने बात की कि कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की, जिस वजह से कार्बन बहुत लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाता है। ये चीज़ें आपने भूलनी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं पेपर में बार बार। और पेपर में जब ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो क्योंकि ये हमने ऑलरेडी रिवाइज भी किया हुआ है, तो आप सबको ये याद होनी चाहिए। पेपर में अगर कार्बन की प्रॉपर्टीज पूछी जाएं तो कैटिनेशन कार्बन की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन का मतलब ही ये है कि लॉन्ग चेन कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है कि जो लॉन्ग चेन जुड़ रहे हैं, क्या ये वीक बॉन्ड्स हैं या ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। जब इस पे बात होती है तो समझ में आता है कि ये जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनको आप इतने आराम से तोड़ नहीं सकते। कौन से बॉन्ड्स हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। और कोवेलेंट बॉन्डिंग के बाद आपके पास कार्बन की ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी बन जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बन जाते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूरी की पूरी आपके पास आ जाती है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जो बहुत आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लो। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट्स को ये चीज़ भूल जाती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो किस खुशी में होते हैं। देखें, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ना, वो लो है बिकॉज दीज कंपाउंड्स आर वॉलेटाइल इन नेचर। ये बात मैंने आपसे पहले भी की थी कि आप सब ने याद रखना है कि जब भी आपने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करनी है ना, तो आपने बताना है कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये वॉलेटाइल इन नेचर हैं। वॉलेटाइल का मतलब है कि एट रूम टेम्परेचर दे कैन कन्वर्ट इनटू वेपर्स वेरी इजीली। या मैंने आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाया था कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बड़े आराम से चेंज हो सकते हैं। तो जो चीज़ बड़े आराम से अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है, जो अपने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकती है, वो है वॉलेटाइल। वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आराम से, क्योंकि फॉर्म चेंज करना है, बहुत हाई टेम्परेचर की तो ज़रूरत है नहीं। जैसे हमने बात की थी वाटर के लिए 100 डिग्री सी की ज़रूरत होती है, तब जाके वाटर कहीं बॉयल होता है। अब आपको हाई टेम्परेचर की तो ज़रूरत है नहीं। रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सी। 25 डिग्री सेल्सियस पे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, ये वॉलेटाइल हैं, तो क्यों नहीं होंगे इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स लो? इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो है। और ये जो इनकी वॉलेटाइल प्रॉपर्टी है ना, ये जो वॉलेटिलिटी है, ये भूल जाती है स्टूडेंट्स को अक्सर। ये नहीं भूलना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो बिकॉज कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वॉलेटाइल इन नेचर। ठीक है, ये वॉलेटाइल इन नेचर है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो हैं। इसी के साथ हम इसकी स्टेबिलिटी को भी लिंक कर देते हैं कि ये लेस स्टेबल होते हैं। अब स्टेबिलिटी को लिंक करें और ये कहें कि ये लेस स्टेबल हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में, कि आप जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बड़े आराम से आप उनको तोड़ सकते हैं, बड़े ही ख़राब है, बड़े ही लेस स्टेबल है, ऐसी बात नहीं है। आपने इनकी स्टेबिलिटी की जब बात की है तो सिर्फ और सिर्फ आपने स्टूडेंट्स इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपेयर किया है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास जो लेस स्टेबल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, और उनकी स्टेबिलिटी कम होने की वजह से क्या होता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लेस स्टेबल है वो वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल होते हैं, फिर हम कह देते हैं चले जो उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम है। तो समझ आ रही है कि ये सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। ये नहीं है कि एक बात हो गई वो कंप्लीट है और फिर दूसरी बात है। एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही होती है, उसकी वजह से एक और प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। और ये चीज़ सिर्फ मैं आपको नहीं बता रही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, ओवरऑल आपको समझा रही हूँ कि आपकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रही होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है, एग्जिस्ट करती है, फिर उस प्रॉपर्टी पे फर्दर स्टडीज होती हैं, फिर जाके पता चलता है अच्छा ये थर्ड प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि देखा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वॉलेटाइल इन नेचर हैं। वॉलेटाइल इन नेचर है तो जाके इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पे भी नज़र दौड़ाई गई तो पता लगा कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम है। तो दोनों चीज़ें लिंक हो गई ना, कि क्योंकि वॉलेटाइल है इसीलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कम है। और साथ ही साथ स्टेबिलिटी की बात भी होगी कि ये लेस स्टेबल भी इसी वजह से हैं, क्योंकि ये वॉलेटाइल इन नेचर हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, बट दे आर लेस स्टेबल देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओवरऑल ये लेस स्टेबल नहीं है। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, जिसकी हमने बात पहले भी की हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why are the organic compounds poor conductors of electricity? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी सारी की सारी लिंक्ड हैं, ये बातें मैंने आपको पहले बताई हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि आपके पास चार्जेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्जेस कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज और
नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्जेस कहाँ से आते हैं? ये आते हैं आयोनिक कंपाउंड से। अब एक चीज, जब आपके पास आयोनिक कंपाउंड ही नहीं है तो उसके अंदर चार्जेस आप कहाँ से लाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन से बॉन्ड्स होते हैं? सब मुझे अब सोचो और बताओ कि कौन से होते हैं, जरा सोचें इस बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आपके पास कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स के रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था कि आयोनिक बॉन्ड्स के जो रिएक्शन होते हैं उसमें तो आयंस इन्वॉल्व होते हैं ना, चार्जेस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। कोवलेंट बॉन्ड के जो रिएक्शंस हैं इनमें आयंस इन्वॉल्व नहीं होते, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, इनमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब एक जगह आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं और एक जगह आप देख रहे हैं कि चार्जेस इन्वॉल्व हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपका रिएक्शन नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास चार्जेस इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं हो सकती जब तक चार्जेस इन्वॉल्व ना हो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कब होती है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, वो कैथोड और एनोड पे ट्रेवल करते हैं, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शुरू होती है। अब वाटर में आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व किया, सबसे पहले तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व ही नहीं होंगे वाटर के अंदर। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व ही नहीं होंगे वाटर के अंदर, तो क्या होगा कि इनके डिसॉल्व ना होने की वजह से आपके पास कोई चार्जेस प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। और मान लें फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व हो भी जाएं वाटर के अंदर, तो भी ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, इनके चार्जेस नहीं हैं, इनके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये बात आप सबने याद रखनी है, इनके चार्जेस नहीं बनते, इनफैक्ट इनके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आपके मॉलिक्यूल्स की बेस पे नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हमेशा हमेशा याद रखने आपके चार्जेस की बेस पे होती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपका, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर, कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर। अब एक चीज, जब वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रही तो इसका मतलब है इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू चार्जेस। ठीक है, अब वो चार्जेस में भी कन्वर्ट नहीं हो रही तो इसका मतलब है इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बात समझ में आ रही है कि जब तक चार्जेस इन्वॉल्व नहीं होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपका सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। और कोवलेंट कंपाउंड्स के साथ इशू ही ये है कि उसमें चार्जेस की इन्वॉल्वमेंट होती नहीं, उसके अंदर तो होती है आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की इन्वॉल्वमेंट, और मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। मुझे उम्मीद है आप सबको ये बात समझ आ गई होगी। मैंने 2-3 दफ़ा रिपीट इसलिए की थी ताकि आप सबको ये बात समझ आ जाए अच्छी तरह से कि चार्जेस इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने के पीछे जो रीजंस है ना, वो वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पढ़ी थी। हमारा टॉपिक था डाइवर्सिटी, जो हमने पढ़ी थी अपने टॉपिक डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कार्बन। कार्बन की समझ आएगी तो समझ आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कार्बन की समझ नहीं आएगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन की प्रॉपर्टीज की वजह से तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी डेवलप हुई हुई है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड कर रही है कार्बन की प्रॉपर्टीज पे, आप और कार्बन की प्रॉपर्टीज को समझ नहीं रहे हैं तो कैसे समझ आएगी फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे याद रखना है कि कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिस वजह से कार्बन के जितने कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे बड़े लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और यहाँ पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं सिर्फ एक एलिमेंट कार्बन की वजह से। जो प्रॉपर्टीज है इनको पेपर में भी लिखना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी जिसमें लॉन्ग चेन्स बनेंगी, कार्बन टू कार्बन एटम्स की लॉन्ग चेन्स बन जाएंगी। उसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब है कार्बन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आने शुरू हो जाएंगे, कार्बन एटम बढ़ेगा तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब ब्यूटेन तो एक चीज़ है ना, ब्यूटेन तो देखें कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन हो गए, ब्यूटेन तो एक चीज़ है। लेकिन ये ब्यूटेन 2 स्ट्रक्चर्स में जब प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, उसकी वजह से ही वहाँ पे 2 स्ट्रक्चर तो यहीं पे आ गए। ब्यूटेन है 4 कार्बन वाला, हाइड्रोजन भी उसके अंदर बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज होकर 2 स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। इसी तरह पेंटेन की तरफ जाएंगे तो आपके पास 3 स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे सिर्फ 5 कार्बन एटम वाले कंपाउंड में। तो आप देख रहे हैं कि कैसे आपके पास आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी की वजह से आपके कार्बन कंपाउंड्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहे हैं। तो इस वजह से जाहिर सी बात है आपके पास कार्बन कंपाउंड अलग अलग हो गए। अब आप उनको एक तो नहीं कह सकते, आपके पास एन ब्यूटेन अलग है, आइसोब्यूटेन अलग है,
नियोपेंटेन अलग है, एन पेंटेन अलग है, आइसोपेंटेन अलग है, ये सब अलग है, ठीक है। इन सब के अंदर डिफरेंसेस आ गए, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आ गए। तो जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स उतने ज़्यादा कंपाउंड्स। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कैटिनेशन, दूसरी हो गई आइसोमेरिज्म, थर्ड प्रॉपर्टी होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्यों? क्योंकि जिस जिस तरह कार्बन टू कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाता है और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाता है, इस तरह कोई एलिमेंट नहीं कर सकता। कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात करें तो ठीक है, आप पूछेंगे कि मिस हाइड्रोजन और एलिमेंट्स के साथ तो बॉन्ड बना सकता है, ठीक है हाइड्रोजन बना सकता है, हाइड्रोजन की बात मैं नहीं करती, लेकिन सेल्फ लिंकेज अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाना और इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना कि वो टूट ना सके, ये हर एलिमेंट नहीं कर सकता। क्योंकि ये हर एलिमेंट नहीं कर सकता, इस वजह से ये प्रॉपर्टी आप सबने याद रखनी है कि कार्बन के जो बॉन्ड्स बनते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, और वो सिर्फ इतने बॉन्ड नहीं होते कि कार्बन टू कार्बन और कार्बन टू हाइड्रोजन, ये बॉन्ड्स आपके पास डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, यही बॉन्ड्स आपके पास ट्रिपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाए थे हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से हमने बनाए थे इनके बॉन्ड्स और हमने देखा था बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं। साथ ही जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, कोवलेंट बॉन्डिंग या मल्टीपल बॉन्डिंग। आप इसको जिस तरह मर्जी याद रखें, ये बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड्स बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड्स जो बने सब में कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, और कोवलेंट बॉन्ड्स भी वीक बॉन्ड्स नहीं होते, ये भी हम सबको पता है। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कैटिनेशन डिस्कस की, फिर हमने आइसोमेरिज्म डिस्कस की, फिर उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं, और बॉन्ड्स हैं कौन से? कोवलेंट बॉन्ड्स। ये चारों प्रॉपर्टीज कार्बन एटम की बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके एक कार्बन की बेस पे, सिर्फ आपके कार्बन एलिमेंट की बेस पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। इतने कंपाउंड्स आपके बाकी ओवरऑल उसकी बेस पे नहीं बनते जितने आपके कार्बन की बेस पे बनते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि क्यों कार्बन की बेस पे इतने कंपाउंड्स बन रहे हैं, और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को भी याद रखना है। ये वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। स्टूडेंट्स को लगता है ये प्रॉपर्टीज़ डिफ़िकल्ट हैं, मुश्किल हैं, याद नहीं होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बड़ी आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह मैंने आपको डिक्टेट की है, आप अपने आप को दोबारा इस तरह से 2-3 दफ़ा इनको समझाएं, बताएं, और कोशिश करें कि हर प्रॉपर्टी के साथ उसकी एग्जाम्पल भी लिख लें। कार्बन का कुछ स्ट्रक्चर बना लें, इतने इजी स्ट्रक्चर्स पढ़े, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी स्ट्रक्चर बना लें। स्ट्रक्चर बनाने से आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इन सारी प्रॉपर्टीज़ को समझना। तो आप इनकी करें प्रैक्टिस, और याद रखिएगा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जो पेपर में लिखने इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी मैंने बता दिया। आप इनकी करें अब प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि बुक में जितने क्वेश्चंस दिए हैं ना उनको हमेशा इंपॉर्टेंट समझ के चला करें, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। यही चीज़ें होती हैं, यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थोड़ी सी वर्डिंग्स इधर उधर होती हैं और बातें वही पूछी होती हैं। आपने बस बातों का जिनका ध्यान रखना है वो ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको पता हो कि आपको जो कॉन्सेप्ट मिला है उसको पेपर में लिखना कैसे है। इन क्वेश्चंस की आप करें दोबारा रिवीजन। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।